अस्सलामुअलैकुम। आस्क मी फिज़िक्स चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चैप्टर नंबर 1 में तकरीबन आखिरी टॉपिक है, जिसमें हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी चीज़ की लंबाई को नाप सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास मीटर रूलर भी होता है। आम मीटर रूलर जो होता है, आम पैमाना जो आम स्टूडेंट हम यूज़ करते हैं इधर, वो मीटर रूलर भी हमारे पास होता है। इसके अलावा हमने वर्नियर कैलिपर को भी स्टडी कर लिया। तो फिर जो स्क्रू गेज है, जिसको माइक्रोमीटर भी कहा जाता है, स्क्रू गेज जिसको माइक्रोमीटर भी कहा जाता है, अभी हम इसको स्टडी करेंगे। बट ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी डिवाइस को या इंस्ट्रूमेंट को जब आप यूज़ करते हैं, स्पेशली इन द लेंथ केस, तो फिर लीस्ट काउंट जो है वो बहुत मैटर करता है। यानी एक चीज़ आपके लिए कम से कम कितना नाप सकता है किसी लेंथ को, ठीक है। इस तरह स्टॉप वॉच में भी मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होते हैं, मुख्तलिफ लेवल के होते हैं। किसी की लीस्ट काउंट ज़्यादा कम होती है, बास की जो है ना इतनी कम नहीं होती। आम घड़ी जो होती है उसमें हम जो एनालॉग वॉच होता है उसकी लीस्ट काउंट 1 सेकंड होती है। जब आप डिजिटल वॉच लेते हैं तो उसमें सेंटीसेकंड और मिली सेकंड तक की भी जो है ना उसको नापा जा सकता है। तो प्रिसाइज कैलकुलेशन में हम आम इंस्ट्रूमेंट नहीं लेते, फिर जो है वो हमें कुछ एडवांस इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं जिनकी लीस्ट काउंट बहुत कम होती है, तो वो हमें प्रिसाइज और एक्यूरेट कैलकुलेशन देती है। अब आप मीटर रूलर के बारे में हमने पढ़ा था कि इसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो 1 mm होती है। 1 mm को अगर हम आम अल्फाज में कहते हैं तो इसको हम 0.001 मीटर कहते हैं। एक मीटर रूलर जो है वो हमारे लिए जो किसी भी लेंथ में, यानी 1 मीटर के 1000वें हिस्से तक ये हमें कैलकुलेट करके दे सकता है। जब वर्नियर कैलिपर की बात की जाती है तो उसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो 0.1 mm है, जो हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। ये हमें जो है वो मीटर के 10वें हज़ार तक कैलकुलेट करके दे सकता है। और इसके साथ अगर हम अब स्क्रू गेज की बात करते हैं तो ये जो है एक और भी एडवांस इंस्ट्रूमेंट है, जिसको विलियम गैस्कॉइन ने इजाद किया था 17th सेंचुरी में ये इजाद किया गया था। और ये एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर था, उन्होंने जो है ये इजाद किया था। और ये वर्नियर कैलिपर से भी जो है ना मोर प्रिसाइज कैलकुलेशन और मेजरमेंट आपके लिए कर सकती है। और इसकी जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर, यानी ये 10 गुना और भी कम कैलकुलेशन आपको दे सकता है, जिसको हम आम अल्फाज में कह सकते हैं कि ये मीटर के लाखवें हिस्से तक आपको कैलकुलेशन दे सकती है आपको। तो स्क्रू गेज जो है ये इसकी लीस्ट काउंट हमें बता रही है कि इसकी जो कैलकुलेशन होती है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स और भी ज़्यादा होंगे। मतलब ये कि इसकी कैलकुलेशन मोर एक्यूरेट होती है, एग्जैक्ट के बहुत करीब होती है। और ये हमारे पास स्क्रू गेज की कुछ डेफिनेशन थी। और स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। माइक्रोमीटर इसको क्यों ये कहा जाता है, तो इसलिए इसको माइक्रोमीटर कहा जाता है। अगर आप इसके लीस्ट काउंट के वैल्यू को देखते हैं, लीस्ट काउंट को अगर हम लिखते हैं 0.0000 और 1 मिलीमीटर, या हम अगर इसको लिखते हैं मीटर, या इसको हम 10⁻⁻5 मीटर लिखते हैं, तो इसको आप अगर यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास 1 × 10 और 1 × 10 मीटर, और ये 10⁻⁻5 ये भी हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। अभी ये 10 को ऊपर ले जाते हैं तो ये 1 × 10 और × 10⁻⁻1 × 10⁻⁻5 मीटर बनता है। फिर अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये 10 हो जाएगा, और इन दोनों के पावर ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेसिस सेम है, तो 10⁻⁻6 मीटर।
फिर इसको 10 को अपनी जगह और 10 पावर माइनस 6 आप जानते हैं कि ये माइक्रो के बराबर होते हैं। तो मतलब ये है कि आपका जो स्क्रू गेज है वो 10 माइक्रोमीटर तक आपको लीस्ट काउंट यानी कम से कम वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दे सकता है। इस वजह से इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहा जाता है। अभी हम पढ़ेंगे कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की कंस्ट्रक्शन और शेप किस तरह होती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो ये शेप दी गई है ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, जो कि पाम साइज यानी हथेली के साइज के बराबर होता है। आप इसको लैब में देख सकते हैं। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, इसको समझना ज़रूरी है। अभी पहले तो ये एक मेटालिक जो बॉडी होती है इसको फ्रेम कहा जाता है। इसको फ्रेम कहा जाता है। तो फ्रेम जो है ये होल्ड करता है मुख्तलिफ पार्ट्स को। जैसे कि ये एक ऐसा पार्ट है जिसको हम कह सकते हैं कि ये मूवेबल पार्ट नहीं होता है, ये फिक्स होता है। तो इसको एनवेल कहते हैं और एनवेल जो है फिक्स पार्ट होता है। और ये एक ऑब्जेक्ट इधर हम रखते हैं जिसको के साइज को हम कैलकुलेट करते हैं। तो फिर वो ऑब्जेक्ट जो है ना इस साइड और इस साइड में हम उसको घेर लेते हैं ताकि हम उसकी कैलकुलेशन कर सकें। अच्छा, एनवेल एक फिक्स एंड होता है और दूसरा हमारे पास होता है स्पैंडल। स्पैंडल जो है ये मूवेबल पार्ट होता है जो मूव होता है मेन स्केल के साथ, यानी सॉरी सर्कुलर स्केल के साथ। जब आप इसको घुमाते हैं तो ये आगे पीछे होता है और तब तक हम इसको आगे पीछे करते हैं जब तक एक ऑब्जेक्ट जो दरमियान में हम इसको यहाँ पर होल्ड करके रखते हैं, यानी इसमें हम इसको जब इसको होल्ड करके रखते हैं उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो स्पैंडल मूवेबल एंड होता है जो मूव होता है। इधर इस शेप में नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर एक चाबी की निशान की तरह एक लॉक होती है जिसको हम लॉक कहते हैं, बस लॉक ही है। ये क्या करता है, जब आपकी कैलकुलेशन के लिए बॉडी जब स्टक हो जाती है इधर, तो फिर हम इसको लॉक करते हैं ताकि आगे कैलकुलेशन में हमारा ये जो स्केल है ये आगे पीछे ना हो सके और हमारे लिए जो है ना ये कैलकुलेशन में कोई मसला खड़ा ना करे। अच्छा, फिर यहाँ पर इस पार्ट की तरफ आते हैं तो ये होता है MS यानी मेन स्केल। मेन स्केल जो होता है वो आपके लिए जो रीडिंग रखता है उस पर एक डिवीजन जो होता है, एक डिवीजन वो 1 mm के बराबर होता है। यानी आपको 0 से 10 तक, ये 0 से 10 तक जो है ये 10 mm हैं, ठीक है। ये एक डिवीजन होता है, ये एक 0 से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है 1 डिवीजन में आप इसको ले सकते हो और ये 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इस स्केल पर जो रीडिंग होती है वो मिलीमीटर्स में आप लोगे, यानी ये 10 मिलीमीटर है। अच्छा, इसके बाद फिर जो दूसरी चीज़ अहम चीज़ आती है वो है सर्कुलर स्केल, यानी ये वाली जगह जो है इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल। अच्छा, ये सर्कुलर स्केल जो है ये क्या करता है, इस पर आप इस डिविजन्स को देख सकते हैं। मुख्तलिफ साइज के आपको स्क्रू गेज मिलेंगे जिसमें अक्सर इसमें होते हैं 0 से 50 तक, लेकिन यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे उस पर जो डिवीजन दी गई है वो 100 तक है, यानी 0 से 99 तक जो आपके पास डिवीजन होते हैं। फिर जो 100 होता है वो फिर ये मूव होता है ना। जब यहाँ पर 99 से ऊपर आप जाते हैं तो फिर ये स्पैंडल इस तरफ मूव हो रहा होता है, तो आपका 100 जब कंप्लीट होता है तो ये इधर चला जाता है, फिर ये 1 से शुरू होकर आगे जाता है। तो 0 से 99 की तरफ ये फिर जाता है और ये डिवीजन होता है। तो ईच डिवीजन जो होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है, 0.01 mm के। यानी यहाँ पर आपको अगर ये 35 नज़र आ रहा है तो ये असल में 0.35 mm है, ठीक है। अभी हम इसको पढ़ेंगे कि ये किस तरह 0.35 हम लेते हैं, लेकिन ये जो है ये आप कंसिडर करोगे 0.35 अगर इसकी रीडिंग में हिस्सा आ जाए तो ये इस तरह लिया जाएगा। अभी इस पार्ट को अगर देखा जाए इसको कहते हैं थिम्बल। थिम्बल क्या होता है, थिम्बल जो है वो मूवमेंट जो है इसकी हम इसको मूव करते हैं तो ये सर्कुलर स्केल मूव होती है। जब सर्कुलर स्केल मूव होती है तो
जब 99 तक पहुंच जाती है तो फिर क्या होता है, ये इस तरफ एक डिवीजन क्रॉस कर देता है मेन स्केल पर। यानी ये मेन स्केल पर इधर से इधर तक आने में, इधर से इधर तक आने में 100 यानी 99 डिवीजन लेता है। तो 100 डिवीजन पर ये एक डिवीजन क्रॉस कर देता है। सर्कुलर स्केल पर जब आप 100 डिवीजन टर्न आउट करते हो, घुमाते हो, तो इस स्केल पर आपके पास एक डिवीजन यानी 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाता है। तो इसके बाद ये जो है, ये अभी थिम्बल के बाद अब आते हैं इस पार्ट की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, रैचेट। ठीक है, इसको रैचेट कहा जाता है। रैचेट का जो काम होता है, जब आप प्रिसाइज कैलकुलेशन यानी स्पेंडल को इतना मूव कर देते हैं कि इस बॉडी को होल्ड करना शुरू करें, तो फिर आप इसकी जगह, इस थिम्बल की जगह आप क्या मूव करोगे, रैचेट को मूव करोगे अप या डाउन। अप या डाउन जब आप इसको मूव करते हो तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये स्पेंडल को मूव करता है। और जब आपको एक क्लिक की आवाज आए यानी एक क्लिक साउंड आ जाए, तो फिर आपने इसको रोक के रखना है और यहाँ पर आपने इस लॉक को इस पोजीशन पर लाना है ताकि ये चीज जो है, ये स्पेंडल, इसकी मूवमेंट लॉक हो जाए और आगे ना जा सके। एक क्लिक के बाद इसको और घुमाना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको और घुमाते हो तो, या इस थिम्बल को घुमाते हो, तो फिर हो सकता है अगर आपका इधर एक बॉडी कंप्रेसिबल बॉडी हो तो वो कंप्रेस हो जाएगी और आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं मिलेगी। तो आप कंप्रेस नहीं करोगे, सिर्फ इतना करोगे कि इसको होल्ड करें, तो ये आपके पास आएगा अभी जो आप इसकी कैलकुलेशन का टाइम। तो अभी हम एक सिमुलेशन के थ्रू समझेंगे कि किस तरह आप जो है एक स्क्रू गेज की रीडिंग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको वर्किंग कंडीशन में एक स्क्रू गेज दिखा रहे हैं। ठीक है, इस पे के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरह आप इस मेटालिक ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी जो मोटाई है वो किस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले कैलकुलेशन की तरफ जाने से पहले हम इस थिम्बल को इस तरफ मूव करेंगे ताकि ये स्पेंडल और एनवल आपस में टच हो जाए। तो ये जब टच होते हैं तो आपने इधर सर्कुलर स्केल और मेन स्केल को देखना है कि ये दोनों ज़ीरो जो है ये आमने सामने, ये वाला ज़ीरो इस लाइन के सामने हो और ये वाला ज़ीरो इस लाइन के सामने हो। यानी जो सर्कुलर स्केल के सर पर यहाँ पर एक लाइन है, ये इसके सामने हो। तो मतलब ये है कि आपके स्केल में, आपके वर्नियर स्केल में कोई एरर नहीं है, ये ज़ीरो एरर है। तो ज़ीरो एरर के बाद जब हम इसको फिर यूज़ कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आप जो स्क्रू गेज होता है, जंग लगने से या बार बार यूज़ होने से ये ज़ीरो और ये ज़ीरो करस्पॉन्ड आपस में नहीं आते, कभी ये आगे चला जाता है, कभी वो आगे चला जाता है। तो इस केस में फिर क्या होता है, हम ये नहीं ले सकते। तो फिर हम इसको एरर को नोट करते हैं और बाद में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह हमने वर्नियर स्केल में कहा था कि जब आप किसी सिलेंडर को गैस से भरते हो तो पहले सिलेंडर को तोला जाता है और उसके मास को निकाल के फिर उसमें गैस डाली जाती है। तो इसी तरह ये भी जो है वो ये तरीक़ाकार है। अभी यहाँ पर हमारे पास कोई एरर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इस थिम्बल को मूव करेंगे, तब तक वो तकरीबन इतना ओपन करेंगे कि इसमें ये ऑब्जेक्ट समा सके। तो इसको आपने यहाँ होल्ड करके रखना है और इसको मूव करना है। ठीक है, जब आप इसको मूव करते हैं तो आपके पास यहाँ पर ये अब और मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, साउंड भी आप सुन रहे हैं कि रैचेट आपको एक साउंड दे रहा है। तो इस साउंड के बाद अब हम और इसको प्रेस नहीं करते। अभी हम इसकी कैलकुलेशन निकालेंगे। अभी हम इस की जो मोटाई की एग्जैक्ट वैल्यू है अभी वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो पहले तो आपने देखना है कि ये सर्कुलर स्केल ने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है मेन स्केल पर, और हमने यहाँ देखना है कि कितने डिवीजन इसने क्रॉस किए हैं। तो मेन स्केल पर जो डिवीजन है, मेन स्केल की जो रीडिंग है वो हमें 4 डिवीजन मिल रही है। ठीक है, 4 डिवीजन, और ये हमें पता है कि एक डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर होता है मेन स्केल पर। ठीक है,
मेन स्केल पर 1 डिवीजन ये 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग से आप वैल्यू जो लेते हैं वो है 4 मिलीमीटर, ठीक है, ये मेन स्केल रीडिंग है। अभी जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन या सही कैलकुलेशन आप कह सकते हो जो एक्यूरेट हो, वो सर्कुलर स्केल से आप ले सकते हैं, क्योंकि इतनी तक कैलकुलेशन तो आप आम पैमाने से भी ले सकते हो। तो अभी हम सर्कुलर स्केल पर देखेंगे कि इस वाले लाइन के सामने कौन सा लाइन आ रहा है, तो ये है 50 वाला लाइन, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है हमारे पास, तो वो अभी हम देख सकते हैं कि वो 50 डिविजन्स है, ठीक है, 50 डिवीजन है। तो 50 डिवीजन के बाद अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक डिवीजन जो है वो 0.01 mm के बराबर होता है। सर्कुलर स्केल पर जो 1 डिवीजन होती है वो 0.01 mm के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास आएगा 0.50 mm। तो आपके पास जो इस मेटालिक सिलेंडर की जो वेट आएगी एग्जैक्ट वैल्यू, वो इन दोनों को आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, इन दोनों रीडिंग्स को। तो आपके पास 4 mm प्लस 0.50 mm की वैल्यू है। अगर आप इसको ऐड करते हो तो 4.50 mm आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। तो ये जो है ये हमारे पास अब जो वैल्यू है, ये अब पॉइंट के बाद और भी हमारे पास सिग्निफिकेंट पॉइंट्स आ गए हैं। तो ये मोर एक्यूरेट वैल्यू है। अगर इसको स्क्रू गेज को फर्स्ट करें, इस मेटालिक सिलेंडर को हम वर्नियर कैलिपर से करते तो ये हमें 4.5 तक देता, ठीक है। 4.50 और 4.5 में कोई फर्क नहीं है, लेकिन वर्नियर कैलिपर से हम श्योर नहीं होते कि यहाँ पर 50 है या 51 है, 52 है, 53 है, लेकिन स्क्रू गेज ने हमें बता दिया कि नहीं ये एग्जैक्ट 50 है। वर्नियर कैलिपर से हमें ये नहीं पता चलता कि 5 के बाद कौन सा हिस्सा आ सकता है। तो आप उधर 4.5 पर इक्तफा नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम 4.50 जब लिखते हैं तो ये हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर अब दे रहे हैं, जो कि मोर एक्यूरेट देन वर्नियर कैलिपर है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो फिर कमेंट में आस्क कीजिए, पूछिए। और फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।